नमस्कार, स्वागत है आप सबका हमारे कार्यक्रम सेहत में। दोस्तों, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि कोरोना वायरस चीन के वुहान शहर से निकलकर पूरे विश्व में फैल चुका है। भारत भी इसे अछूता नहीं रहा है। तो आइए जानते हैं कैसे इस संक्रमण से बच सकें, क्या क्या सावधानियां रख सकें, क्या हम करें और क्या ना करें। इसके लिए आज हमने अपने कार्यक्रम में आमंत्रित किया है एक विशेष अतिथि, पद्मश्री डॉक्टर सरोज चूड़ामणि गोपाल जी को। डॉक्टर साहब, स्वागत है आपका हमारे कार्यक्रम में। डॉक्टर साहब, आपसे सबसे पहले ये जानना चाहेंगे कि किस तरह से ये वायरस फैल रहा है। बहुत विभिन्न नामों से जाना जा रहा है, कोरोना वायरस, कोविड-19, नोवेल कोरोना वायरस। तो किस तरह से ये बहुत ज़्यादा फैल रहा है? प्रीत जी, बहुत ही सामयिक सवाल आपने किया है। ये वायरस इतने छोटे विषाणु होते हैं कि इनकी ये प्रकृति है बहुत तेज़ी से फैलने की जी। तो ऐसा नहीं है कि वायरस डिजीज़ पहली बार ही आ रहा है। इससे पहले अगर हम देखें, कभी इन्फ्लुएंजा वायरस 1957 में आया था, तब उस समय भी ऐसे ही हैवक हुआ था। फिर कुछ साल पहले ही सार्स वायरस आया, स्वाइन फ्लू जिसके नाम से प्रसिद्ध हुआ, और अब ये कोरोना वायरस है। तो वायरस क्योंकि बहुत ही महीन, बहुत छोटे पार्टिकल होते हैं, ये बहुत तेज़ी से फैल सकते हैं। जी। इसके बारे में जो ज्ञान अब तक का है वो ये कि ये ड्रॉपलेट्स के थ्रू फैलता है। यानी इसका सबसे इम्पॉर्टेंट सिस्टम जिसको ज़्यादा इफेक्ट करता है वो हमारा श्वास सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम। और उसका जब इन्फेक्शन होता है तो नेचुरल है कि उसके साथ खांसी आती है और छींकें आती हैं, तो उसके साथ ये वायरस बाहर निकलता है। और ये छोटे छोटे ड्रॉपलेट्स होते हैं जो हमको आँख से दिखाई भी नहीं देती हैं, उन ड्रॉपलेट से ये बाहर निकलता है। और वो ड्रॉपलेट्स कहीं गिर सकती हैं, आदमी अपना छींकता है, हाथ में छींक लेता है, कई बार रुमाल में छींक लेता है, उसके माध्यम से वो दूसरी जगह फैल गया, उस हाथ से कुछ और छू लिया, वहाँ चिपक गया। तो एक तो ये है कि ये ह्यूमन ट्रांसमिशन है, यानी ऐसा नहीं है कि ये जैसे मलेरिया है तो वो मॉस्किटो से फैल रहा है। ये इसके बीच में इंटरमीडिएट कोई और नहीं है, हम ह्यूमन बीइंग हैं, एक दूसरे से फैला रहे हैं। तो इसका प्रोटेक्शन बहुत मुश्किल नहीं है। एक तो ये है जो ड्रॉपलेट्स होती हैं वो जब हम खांसते हैं, छींकते हैं, उनका दायरा देखा गया है कि वो करीब करीब 1 मीटर तक जाती हैं। तो अगर हम ये एक नियम ही बना लें कि हम एक दूसरे से बात करेंगे, सामने खड़े भी होंगे तो 1-1.5 मीटर दूर खड़े होंगे, आवाज़ तो इतनी दूर तक पहुँच ही जाती है। तो हम इस खतरे से बच गए, एक बात। दूसरा ये है कि हम किसी का जिसने छींका है उसके हाथ में उसका कोरोना वायरस था तो लगा हुआ है, हमारे हाथ में आ गया, तो हम हाथ मिलाने की परंपरा से दूर रहें। हम नमस्ते करें, बहुत बढ़िया ढंग है जी। पूरा विश्व इसको फॉलो कर रहा है। दूसरा, हम गले ना मिलें, गले मिलेंगे उसके कपड़ों पे रखा है, कोरोना है लग सकता है, हम तो लगे। तो इसी को कहते हैं सोशल डिस्टेंसिंग, कि हम एक दूसरे से मन ज़रूर मिलाएं लेकिन तन ना मिलाएं, ना हाथ मिलाएं ना गले मिलाएं। इससे काफ़ी हमारी सुरक्षा हो सकती है। और यहाँ तक कि हम अपनी सोशलाइजेशन भी कम कर देंगे तो रिस्क मिलने जुलने का और इस वायरस का फैलने का और कम होगा। तो आपको ताज्जुब होगा कि जितने ये देश, विकसित देश हैं, उन्होंने ये फार्मूला सोशल डिस्टेंसिंग का और घर में ही रहें, ये बहुत देर में लिया। हम तो अपने प्रधानमंत्री जी का बहुत ज़्यादा धन्यवाद देंगे कि उनका कितना अच्छा विज़न था कि इस फार्मूला को, सोशल डिस्टेंसिंग को, घर में रहें, बाहर ना निकलें, इसको लॉकडाउन को उन्होंने दुनिया में ऑलमोस्ट अग्रणी रहे इसको करने का। और इसी का नतीजा है कि हमारे देश में इतनी बीमारी अभी तक ईश्वर की कृपा है, अपना सरकार का एफर्ट है कि उतना तेज़ी से नहीं बढ़ी है। तो ये बहुत बड़ी बात है कि हमको सोशल डिस्टेंसिंग करनी है, गले नहीं मिलना है, हाथ नहीं मिलाने, और हाथ से क्योंकि फैलता है इसलिए हाथ साबुन से बार बार धोएं। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि कोई स्पेशल साबुन ही हो, कोई स्पेशल लिक्विड हो, नॉर्मल साबुन भी हम यूज़ कर सकते हैं। साबुन जो भी यूज़ करते हैं ये मैकेनिकल क्लीनिंग है, पानी के साथ अच्छे से पानी से धोए थोड़ी देर तक। एक नाम हाथ धोने का कई लोग करते हैं कि जैसे मंत्र पढ़ते हैं, एक पानी धो लिया, वो नहीं, वो और गंदगी फैलाता है। तो ठीक से अच्छे से हाथ धोएं, जिससे कि जो अगर वायरस है भी तो अच्छे से धुल जाए, और कोई भी साबुन हो काफ़ी यूज़फुल है।
जी। सैनिटाइज़र इतना आवश्यक नहीं है, मिल जाए तो ठीक है, लेकिन ऐसा ज़रूरी नहीं है कि हम सैनिटाइज़र के लिए डिपेंडेंट हों। हाँ, हाथ ज़रूर धोएं, बाहर जाएं तो, बाहर से घर में अंदर घुसें तो हर वक्त हाथ ज़्यादा से ज़्यादा धोते रहें। सैनिटाइजर का उपयोग हम तभी करें जहां हम हाथ धोने की व्यवस्था हमारे पास ना हो। नहीं है वहाँ पे, जी, तो वहां हम सैनिटाइज कर सकते हैं अपने हाथों को, अन्यथा हम अपने हाथों को केवल साबुन और पानी से भी अच्छे से धो ले तो वायरस से हम बच सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, वही सबसे अच्छा इलाज है। जी डॉक्टर साहब, इसके अलावा हम और क्या क्या बचाव कर सकते हैं, क्या क्या प्रिकॉशंस ले सकते हैं? देखिए, बहुत अच्छा सिद्धांत है जीवन का, कोई भी बीमारी क्यों ना हो, अगर हवा में कीटाणु है मान लीजिए, तो वो बीमारी सबको तो नहीं फैलती। जी, क्यों ऐसा होता है कि सबको नहीं फैलती और कुछ बहुत जल्दी शिकार होते हैं? उसमें हमारा अपने शरीर का भी बहुत बड़ा रोल है। रोग प्रतिरोधक क्षमता इस पे बहुत डिपेंड करती है। जिसके शरीर में रोग प्रतिरोधक क्षमता कम होगी वो जल्दी शिकार बनेगा किसी भी बीमारी का। तो वही सिद्धांत कोरोना के लिए भी है। तो रोग प्रतिरोधक क्षमता शरीर में अमूमन एज से रिलेटेड है। छोटे बच्चे होते हैं उनमें कम होती है, और सेम स्टेज आ जाती है जब हम बूढ़े हो जाते हैं तो कम होती है। तो हमको चाहिए कि अपने बड़े बूढ़े और अपने बच्चों को दोनों को ही बचाएं, पूरी तरह से उनका ख्याल रखें। डॉक्टर साहब, ये आपसे जानना चाहेंगे, जैसे कि आपने भी जिक्र किया कि बूढ़ों को और बच्चों को ज़्यादा संक्रमण का खतरा रहता है ये, तो बड़े जो डायबिटीज़ के पेशेंट हैं, बीपी के, शुगर के, तो वो किस तरह से बचाव करें इस संक्रमण से? एक तो वो अपनी नॉर्मल बीमारी का तो रक्षा कर ही रहे हैं, वो तो करते ही रहें। इसके अलावा वो बाहर से जाने वालों के साथ सबसे पहले ना आ जाएं, वो अपने आप को ज़्यादा सुरक्षित रखें, बाहर खुद ना जाएं, बाहर वाले के साथ मिलने खुद ना पहुंच जाएं। ये छोटे छोटे और हाथ धोते रहें, अपने पास साफ सफाई रखें, और मास्क जिसके ये शक लगे कि बाहर से आए हैं, बाहर से आने वाले के साथ में हमें नहीं मालूम कि वो किसके साथ कहाँ से आ रहा है, उसका कोई कांटेक्ट था कि नहीं, तो हम उसके वो मास्क पहना है या नहीं कह सकते, पर अपने आप तो पहन सकते हैं और थोड़ा दूर खड़े हो सकते हैं। मैंने फिर कहा कि हम मन मिला लें, तन न मिलाएं। जी, बहुत खूब, आपने बहुत अच्छी बात बताई हमारे दर्शकों को। डॉक्टर साहब, एक मेडिसिन है हाइड्रोक्सी क्लोरोक्वीन, इसके बारे में ये बोला जा रहा है कि इस दवाई से इस वायरस को हम रोक सकते हैं, तो बहुत लोग ये दवाई खा ले रहे हैं पहले से ही, तो क्या सत्यता है इसके बारे में? नहीं, ये ध्यान देने की बात है, ये दवा हाइड्रोक्सी क्लोरोक्वीन बीमारी होने पे मदद कर रही है। इसको बीमारी को रोकने वाली दवा नहीं है, प्रिवेंटिव नहीं है, मतलब पहले से इसको यूज ना करें। नहीं, इसको बल्कि ऐसे लेंगे तो कई नुकसान हो सकते हैं। हर दवा का कोई न कोई रिएक्शन भी होता है। नुकसानों के बारे में हमारे दर्शकों को बताएं ताकि वो सजग हो जाएं। जी, इतना एक तो ये सबसे बड़ा नुकसान ये है कि सच में कभी आप बीमार पड़ जाएं और उस वक्त आपको ज़रूरत पड़े, तो क्योंकि आपने दवा पहले ही खा रखी थी तो पता चलेगा कि इफेक्ट ही नहीं आएगा दवा का। जी, उसका असर नहीं करेगा आपकी बॉडी पर। जी। इसलिए इस दवा को रिजर्व में ही रखना चाहिए, जब ज़रूरत हो तभी लें। एक बात, दूसरे साइड इफ़ेक्ट्स, बहुत जगह बात साइड इफ़ेक्ट्स इंडिविजुअलिस्टिक होते हैं। जी। आपकी अपनी बॉडी में किस चीज़ से, किस बीमारी के, किस दवा के एलर्जी है, कोई नहीं जानता है पहले से। तो ऐसा नहीं है कि ये पेनिसिलिन है जो कि एलर्जी को, पेनिसिलिन भी सबको नहीं एलर्जी करती है, कुछ को करती है। तो ऐसे ही ये दवा भी किसी को एलर्जिक हो तो पता चला आपने तो प्रिवेंटिव लिया था, आपको तो एक परेशानी बढ़ गई। एक बात, दूसरे ये हेपेटोटॉक्सिक भी होती हैं, लिवर पे भी ख़राब असर डालती हैं, किडनी पे भी ख़राब असर डालती हैं। तो कोई भी दवा जो कि ज़रूरत नहीं है तब हम लेंगे तो उसका कोई ना कोई साइड इफ़ेक्ट होगा, तो हम उस साइड इफ़ेक्ट को क्यों इन्वाइट करें जब ज़रूरत ही नहीं है। और सबसे बड़ा खतरा ये है कि जब हम कोई चीज़ को मास स्केल पे यूज़ करने लग जाएं तो एक्चुअल टाइम जब आता है तो मास स्केल पे यूज़फुल नहीं रह जाती। तो हमको इस बीमारी के लिए इस दवा को बचा के रखना है, और जब डॉक्टर कहेगा, डॉक्टर यूज़ करेगा तभी लें। सेल्फ प्रेस्क्रिप्शन अपने आप दवा कतई ना लें, खास करके हाइड्रोक्लोरिन। विशेषज्ञ से पूछ के ही लें, अगर ज़रूरत होगी तो विशेषज्ञ या डॉक्टर जो है आपको खुद सजेस्ट करेगा, वही जो सजेस्ट करे ना, आप ना पूछें, वो डॉक्टर जब ज़रूरत होगा तो खुद ही देगा। तो ऐसे समय में जिसको भी खांसी के साथ में ज़ुकाम है, बुखार है, सिर में तेज़ दर्द है और सांस लेने में तकलीफ़ है, ये इस बीमारी के खास लक्षण हैं। ऐसे कोई लक्षण हो तो आप डॉक्टर को कांटेक्ट करें। आप इसी परेशानी में हैं कि आप खुद नहीं पहुंच सकते तो फ़ोन ही कर देंगे तो सिस्टम
इतना अच्छा बन चुका है कि आपके पास गाड़ी आ सकती है, एम्बुलेंस आ सकती है, आपका टेस्ट किया जा सकता है। टेस्ट करने के बाद पॉजिटिव होने पर ही डॉक्टर कहेगा, वो खुद ही देगा दवा, तभी लें, अपने आप ना लें। जी डॉक्टर साहब, जैसे क्वारंटाइन पीरियड में लोगों को रखा जा रहा है 14 दिन के लिए, तो उस समय उनको क्या ट्रीटमेंट दिया जा रहा है, किस तरह से उनकी केयर की जा रही है? ये क्वारंटाइन से कई लोग इतने ज़्यादा बिना बात घबरा रहे हैं, भयभीत हैं। हाँ, बिना, इसको भयभीत नहीं होना चाहिए। क्वारंटाइन का मेन मकसद ये है कि सरकार चाहती है, मेडिकल प्रोफेशन चाहता है कि आप स्वयं सुरक्षित रहें, ठीक रहें और आप अपने परिवार को भी सुरक्षित रखें। तो जिनके घरों में मान लीजिए इतना छोटा घर है, बहुत सारे लोग हैं और किसी को सस्पिशन है कि इनको ये कोरोना वायरस से इन्फेक्टेड हो सकते हैं, कहीं से लेके आए हों, कहीं से, आज की तारीख में एक पीरियड होता है जब लक्षण नहीं आए हैं लेकिन कीटाणु हमारे पास हैं, वो पीरियड में हम कीटाणु दूसरों को भी दे रहे हैं। तो क्वारंटाइन का मेन मकसद यह है कि आप उस घर को, उस परिवार को और अपने देश को इनडायरेक्टली आप बचा रहे हैं उस संक्रमण से। और इसके लिए खाली इतनी सुविधा की गई है कि आपको अलग कमरे में रखा जाता है, जैसे कि आप एक दूसरे को फैलाएं नहीं, और अगर स्वस्थ हैं तो आप स्वस्थ 14 दिन में, 14 दिन का टाइम क्यों रखा? क्योंकि ये देखा गया है, ये जो वायरस है इसका हर एक का जीवन का क्षण निश्चित है जी। चाहे वो आदमी हो, चाहे जानवर हो, चाहे कीटाणु हो, चाहे विषाणु हो। तो ये जो विषाणु है इसका जीवन करीब करीब 14 दिन का है। तो अगर इसको कुछ उत्पाद करना है तो 14 दिन में कर लिया, अगर नहीं उत्पाद कर पाया है तो मर गया है। तो आपके शरीर से अगर वो दूसरा शरीर उसको नहीं मिलेगा तो वो आपके शरीर में ही खत्म हो जाएगा, खत्म ही हो जाएगा। तो फिर हम भी सुरक्षित हैं और परिवार भी सुरक्षित है। तो इसको ये ना सोचें कि कोई हमें जेल भेज दिया या बड़ा भारी गजब कर दिया। अरे इतना अच्छा टाइम मिल रहा है आपको और इतनी अच्छी सुविधा दी गई है आपको, आप उस समय अच्छी किताबें पढ़ लें, मनोरंजन कर लें। कोई अब आजकल मोबाइल तो इतना बढ़िया इक्विपमेंट मिल गया है, इसमें आप अपना ज्ञानवर्धन जितना चाहें वो भी कर सकते हैं। परिवार के साथ वक्त बिताने का सबको मौका मिल रहा है। और उस पर बैठ के आप फ़ोटो भी देख सकते हैं, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग अपने परिवार के साथ कर सकते हैं। तो इसको एक तरह का नया तजुर्बा लेके ही, और अच्छा है, कोई भी दुखद, कोई भी परेशानी का समय होता है, वो जीवन में जब भी परेशानी आती है वो कटती है धीरज से। तो धीरज का साथ कभी नहीं छोड़ना चाहिए, पैनिक ना हो, धैर्य बनाए रखें। और इसको भी एक अपॉर्चुनिटी कहा जाता है, अंग्रेजी में एक कहावत है, देयर इज़ अपॉर्चुनिटी इन डिफ़िकल्टी। तो इस समय ये जो डिफ़िकल्ट टाइम है, इसमें कितनी बड़ी अपॉर्चुनिटी है। मुझे नहीं लगता कि कभी भी यंग होने के बाद में हम लोगों को जीवन में कभी इतना टाइम मिलता हो कि अपने परिवार के साथ, अपने परिवार के साथ बैठ सकें, खुद के लिए टाइम निकाल सकें। तो ये वो समय है जब हम अपने परिवार के साथ बैठें, उनके साथ अपनी हॉबीज़ शेयर करें, उनके साथ खेलें, उनके साथ नया कुछ सीखें, सिखाएं और खुश रहें। तो ये, और सबसे बड़ी बात है कि इतना समय है कि आप अपने शरीर को भी अच्छा ध्यान दे सकते हैं। हमारा जो आयुर्वेद है, इससे बढ़िया सिस्टम तो दुनिया में कहीं है ही नहीं। इतना ये इसने दिया है आयुर्वेद, वो ज्ञान जो आपकी आयु की रक्षा करता है, आपको आगे बढ़ाता है, आपको स्वस्थ रखता है। तो आयुर्वेद में तो एम्फेसिस ही है कि हम कैसे क्या करें कि हम बीमारी ना पड़ें। प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर। और आयुर्वेद में बहुत एम्फेसिस दिया गया है प्राणायाम पे, क्योंकि प्राणायाम जो है उसका मेन एम्फेसिस है कि आपको कार्डियो रेस्पिरेटरी सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करता है। और जीवन का ध्येय है या जिस जड़ है जीवन की, वो तो कार्डियो रेस्पिरेटरी सिस्टम ही है। तो प्राणायाम इस समय ज़रूर करें। और प्राणायाम के लिए जो हमारे शास्त्र हैं वो कहते हैं कि 2 बार करना चाहिए, सुबह और शाम, संध्या समय। तो नॉर्मल लाइफ में हम लोग कहाँ एक बार भी नहीं कर पाते हैं। तो इस समय कोरोना वायरस में जब घर में बैठे ही हैं तो 2 बार करें, अपने सिस्टम को रेगुलेट करें और अपने शारीरिक क्षमता को, रोग प्रतिरोधक क्षमता को डेवलप करें। बहुत अच्छा सिस्टम है जी। डॉक्टर साहब, ये जानना चाहेंगे कि घरेलू नुस्खे भी कुछ हैं क्या इसके बचाव के लिए? हाँ, देखिए 2 बातें हैं। मैं सोचती हूँ जो सिस्टम सालों से चला आ रहा है उसमें कुछ तो दम रही होगी जो चला रहा है। अब आज की तारीख में लोग कहते हैं हर चीज़ को हम पहले प्रूव करें। अब प्रूव करने का मतलब यह है, सूर्य में रोशनी है, उसमें तेज है, हीट है, इसको हम प्रूव करने बैठें तो ये ज़रूरी नहीं है कि हर
आदमी ये समझे कि इसमें फिशन हीलियम का और हाइड्रोजन का हो रहा है जी। लेकिन हो रहा है ना जी। तो ऐसे ही हम सिस्टम में ये सोचें कि हम ये पहले प्रूव करें कि कोरोना वायरस के ऊपर फलानी दवा का इफ़ेक्ट हुआ, तो इसका मतलब हम पहले कोरोना वायरस कल्चर करें, फिर उसके ऊपर उस दवा को पर्टिकुलर को देखें। तब तक ये जब करते करते एक 10 साल का समय निकल जाएगा, तब तक कोरोना अपने आप ही गायब हो जाएगा। ज़रूरत इस बात की है कि हमारे जो सिस्टम है, ऋषि मुनियों ने खास करके, वो लोगों ने कोई भी दवा का आविष्कार अपने निजी हित के लिए नहीं किया। और उसमें अगर सिस्टम है, मैं जानती हूँ कि जब से कोरोना वायरस हुआ है, नीम गिलोय बहुत अच्छी चीज़ है इम्यूनिटी पोटेंशियल, तो इसकी अवेलेबल है। इतनी कड़वी अदरवाइज़ होती है, लेकिन अब बाबा रामदेव के पतंजलि में है, या और अच्छे वो हैं, डाबर का है और झंडू का है, अच्छे बहुत से घरेलू नुस्खे हैं जिसका उपयोग करके हम इस कोरोना वायरस के संक्रमण से बच सकते हैं। खाली कोरोना वायरस ही नहीं, कोई भी वायरस जी, उससे हम बचाव कर सकते हैं। डॉक्टर साहब, एक चीज़ आपसे ये जानना चाहेंगे कि ये मैंने अखबार में पढ़ा है कि नाक पर कोई क्रीमी चीज़ या मस्टर्ड ऑयल लगा लो तो शायद कीटाणु अंदर ना पहुँच सके, तो क्या ये बात सत्य है? मैं सोचती हूँ कि इसको एक्सपेरिमेंट के रूप में अनफॉर्चुनेटली लोगों ने नहीं किया है जी, बट लेकिन कॉमन सेंस ये कहता है कि म्यूकस मेम्ब्रेन हमारी नाक है जहाँ से एयर एंट्री होती है, और म्यूकस मेम्ब्रेन पे अगर कोई क्रीमी लेयर है जी, तो वायरस या फॉर दैट मैटर कोई भी ऑर्गेनिज्म का उसको पेनिट्रेट करना म्यूकस मेम्ब्रेन का वाटरी लेयर के कंपेयर में ऑयली लेयर को पेनिट्रेट करना मुश्किल होता है। तो इसलिए वो निश्चित रूप से एक तरह से बैरियर का काम करेगी, रोक सकते हैं। और मैं इसका प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस ये बताती हूँ कि मेरे ताऊजी गांव में थे, और हमारे पिताजी वगैरह 4 भाई थे। मेरे ताऊजी बिल्कुल ही आयुर्वेदिक के अलावा कोई दवा नहीं लेते थे, और कभी मैंने नहीं याद आता है कि मैंने उनको कभी बीमार होते देखा। उनका आदत थी कि रात को सोते समय भी सरसों का तेल अपनी नाक में लगाते थे, और सुबह जब जाते थे नहा धो के तब फिर लगाते थे, और मुझे कभी नहीं याद आ रहा है कि उनको कभी भी ज़ुकाम खांसी से पीड़ित होते देखा। तो जब मुझे ये बात याद आई अभी कोरोना वायरस के संबंध में, तो सरसों का तेल आजकल पीली सरसों कम मिलता है, लेकिन कहीं से मंगवाया। मैं तो अपने घर में सबको, अपने बच्चों को, अपने भाई बहन को, भतीजों को, सबको शीशी सरसों के तेल ला के दे दिया। और अब मेरे यहाँ जो काम कर रहे हैं, मेरा मकान बन रहा था, उन लोग को भी दे दिया है सरसों का तेल ला के कि आप लोग रात को सोते समय 1-1 बूंद डाला करें दोनों नाक में, और सुबह बाहर निकलने से पहले फिर डाल के जाया करें। ये निश्चित रूप से किसी भी जुकाम खांसी से संक्रमण को रोकने के लिए ये बचाव करेगा। बहुत अच्छा। डॉक्टर साहब, आम जन से क्या अपील करना चाहेंगी कि वो कोरोना वायरस से बच के रहें, क्या सावधानियाँ रखें? मेन सावधानी है कि आप, जब सरकार चाह रही है, इतना मेहनत कर रही है आपके लिए, अपने घर से बाहर ना निकलें, प्लीज़ ना निकलें जी, जब तक कि बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी ना हो। एक बात। दूसरी बात, कभी भी सोशल डिस्टेंसिंग को फॉलो करते रहें, और इसको पार्ट ऑफ हैबिट बना लीजिए फ्यूचर लाइफ में। आज कोरोना वायरस है, हो सकता है कोई दूसरी मुसीबत आए, तो वायरस नाम की मुसीबत से बचने का सबसे बढ़िया ढंग है कि सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन किया जाए। तो जैसे कि हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी भी बार बार यही कह रहे हैं कि सोशल डिस्टेंसिंग बना के रखिए, लॉकडाउन का पूरी तरह से पालन करिए, घर में रहिए, स्वस्थ रहिए। डॉक्टर साहब, आप अपना कीमती समय निकालकर और इतनी अच्छी बातें हमारे दर्शकों के साथ आपने साझा की, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।